हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है सीबीएसई मैथ्स कोच के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे मैथमेटिक्स जो क्लास 12 का है, बैच जो स्टार्ट हुआ है। बच्चे, कल से हमने बैच को स्टार्ट कर दिया है इस यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 से लेकर क्लास 12 के सभी मैथ्स जितने भी टॉपिक हैं सभी को हम लोग पढ़ेंगे। और यहाँ पे बच्चे कंप्लीट आपको क्लास 9 से लेकर 12 के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के पूरे कंसेप्ट एक्सरसाइज के साथ ही साथ एग्जाम्पल्स उसके कंसेप्ट को हम कराएंगे। साथ ही साथ बच्चे, जब एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगा तो उसके जस्ट बाद हम आर.एस. अग्रवाल के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, आर.डी. शर्मा के जो बोर्ड में आते हैं, ठीक है बच्चे, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे एनडीए के क्वेश्चन, सीयूईटी के क्वेश्चन, साथ ही साथ हम लोग सॉल्व करेंगे जेईई मेंस, जेईई एडवांस के क्वेश्चन, ठीक है, जो बेसिक कंसेप्ट के ऊपर आधारित होंगे। तो आप नए हैं तो चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करिए, ठीक है बच्चे। तो अगर आप देखना चाहते हैं सिलेबस क्या हो सकता है 2026 और 27 के लिए, तो बच्चे इसी चैनल पे आप जाएं और सबसे पहला वीडियो पढ़ा होगा क्लास 12 का, ठीक है। तो हम लोग उसी क्रम में हम अपना क्लास 12 का पहला क्लास लेकर आए हैं बच्चे, जो बैच है 2026 और 27 के लिए। क्लास 12 में मैथ्स में हम बात करेंगे बच्चे, सबसे पहला जो चैप्टर हमने उठाया है बच्चे, वो उठाए हैं मैट्रिसेस, जो है चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 का पहला जो हमने एक्सरसाइज उठाया बच्चे 3.1 में क्या क्या कंसेप्ट हैं और उसका इंट्रोडक्शन बेसिकली हम लोग इसमें बात करेंगे और साथ ही साथ उसके एग्जांपल्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके बाद वो जो बच्चों अगला लेक्चर होगा 1.1 का एक्सरसाइज का, मतलब ये इंट्रो हो जाएगा, इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। यही होगा हमारा पढ़ाने का तरीका, ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले बात करेंगे ये मैट्रिसेस होता क्या है, ठीक है। तो बात करेंगे मैट्रिसेस में हमें क्या क्या पढ़ना है बच्चे आज के लेक्चर में, जिसमें हम लोग बच्चे पढ़ेंगे। सबसे पहला आपको पढ़ना होगा वो है आपका मैट्रिक्स होता क्या है। मैट्रिक्स के साथ पढ़ेंगे बच्चे मैट्रिक्स का आर्डर क्या होता है, आर्डर ऑफ मैट्रिक्स, साथ ही साथ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स क्या होता है, एड्रेसेस ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके ऊपर क्वेश्चन दिया गया है एनसीईआरटी में। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हम पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में कुछ टाइप के मैट्रिक्स पढ़ेंगे, जिसमें है पहला आपका रो मैट्रिक्स, अगला है कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स के बाद है बच्चे जीरो मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के बाद स्क्वायर मैट्रिक्स। सबसे इंपॉर्टेंट अगर बात करें बच्चे पूरे मैट्रिक्स में, तो वो है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स, सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स जब हम आगे पढ़ाएंगे बच्चे, तो स्क्वायर मैट्रिक्स के बहुत सारे टाइप हैं, जहां पे जिसमें से हमने कुछ लिया है। डायगोनल मैट्रिक्स होता है, स्केलर मैट्रिक्स होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बाद ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। साथ ही साथ बच्चे इसके अलावा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, समझ में आया। सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। कहने का मतलब है बच्चे स्क्वायर मैट्रिक्स के बहुत सारे टाइप हैं और इसके ऊपर एक चैप्टर ही पढ़ना है बच्चे आगे चल के, जिस चैप्टर का नाम है बच्चे डिटरमिनेंट। क्या पढ़ना है बच्चे? डिटरमिनेंट एक चैप्टर ही पढ़ना है आपको, क्लियर है। तो इसका मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स बड़े ध्यान से पढ़ना होगा। अगला उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट बच्चे इसमें एक और टॉपिक है, वो है आपका इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, काफी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन बोर्ड में आता ही आता है, ठीक है। तो हम लोग इतने टॉपिक आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक अपना क्या है, वो है मैट्रिक्स को हमको शुरू करते हैं। जैसे देखिए यहां मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स के डिफिनेशन में यहां बोला गया है कि मैट्रिक्स है क्या, तो बोला गया है कि A matrix is an ordered मीन्स होता है बच्चे जिसका आर्डर फिक्स हो। आर्डर फिक्स होने का मतलब जिसमें कुछ रो होंगे, मैट्रिक्स है तो कुछ उसमें रो होंगे, कुछ उसमें कॉलम होंगे, तो उसका आर्डर फिक्स होने का मतलब सबसे पहले बच्चे हम रखेंगे इसमें रोज, क्या रखेंगे? रो, और बाद में क्या रखेंगे? कॉलम। क्या रखेंगे? कॉलम। तो इसका मतलब आर्डर हमेशा फिक्स होना चाहिए, जिसमें रो पहले और कॉलम बाद में होगा। रेक्टेंगुलर मतलब होता है बच्चे जिसका लेंथ और ब्रेथ हो, तो इसमें रो जो होगा वो लेंथ का काम करेगा और जो ब्रेथ होगा वो कॉलम का काम करेगा, क्लियर है। आगे एरे मीन्स होता है बच्चे जिसको रो और कॉलम में सजा दिया जाए। आप नंबर्स किसको सजाया जाए? नंबर्स को, न्यूमेरिकल वैल्यू को, और साथ ही साथ किसको? फंक्शन को। फंक्शन में क्या क्या पढ़ेंगे जो क्लास 9 आप 11th में पढ़ के आ रहे हैं, जिसमें बात होता है ILAT
ई, आइलेट। आइलेट में आई मीन्स होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, एल मीन्स होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, ए मीन्स होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, टी मीन्स होता है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और ई मीन्स होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसमें से बच्चे कोई भी फंक्शन की जगह पे हो सकता है। इसका मतलब मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है नंबर्स का और फंक्शन का। नंबर भी हो सकते हैं, फंक्शन भी हो सकता है। फंक्शन में कौन कौन बच्चे, वहां लिखा गया है आइलेट। आइलेट में जितने भी फंक्शन होंगे, 5 फंक्शन है ना, वो 5 फंक्शन इसके अंदर हो सकता है। ठीक है, अच्छा इसके बाद आता है बच्चे द नंबर्स और फंक्शन। जो नंबर्स होंगे इस मैट्रिक्स में और जो फंक्शन होंगे उनको हम बोल देंगे एलिमेंट्स या एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स। एग्जाम्पल के लिए समझेंगे, जैसे एग्जाम्पल में हमने एक मैट्रिक्स लिया है ए, जिसमें कुछ एलिमेंट हैं, कुछ यहां बात किया है नंबर्स ना, तो नंबर्स में देखिए क्या है, -2 है, 5 है, 0, √5, 3, 6, ये क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। अच्छा यहां देखिए 2 प्लस दूसरा मैट्रिक्स है एक बी, जिसमें 2 प्लस आई है, 3 है, -1/2 है। ऐसे एक मैट्रिक्स और मतलब यहां रखा गया है। अगला एक और मैट्रिक्स है सी, जिसमें 1 प्लस एक्स है, x³ है, 3 है, यहाँ cos x है, sin x + 2 है, tan x है। यहाँ मतलब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का यूज किया गया है। इसका मतलब मैट्रिक्स में जो रो होगा, जो कॉलम होगा बच्चे, उस मैट्रिक्स में रो और कॉलम के जगह पे जो एलिमेंट भरे जाएंगे वो एलिमेंट 2 तरीके से हो सकते हैं, या तो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा या तो उसमें क्या होगा, फंक्शन होगा। क्लियर है बात, बोलिए। अच्छा मान लीजिए एक मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स के नोटेशन कुछ होते हैं। मैट्रिक्स को हम किसी तरीके से डिनोट करते हैं, किससे, तो पहली बात बच्चे, डिनोटेड बाय स्मॉल ब्रैकेट। ऐसा ब्रैकेट से इसको ओपन क्लोज करेंगे, या तो ऐसा और या तो बच्चे इस तरीके से बिग ब्रैकेट से मैट्रिक्स को क्लोज करते हैं। और अच्छा इसके बाद बच्चे नाम आता है नेमिंग ऑफ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का नेमिंग करना। नेमिंग ऑफ मैट्रिक्स जो होता है बच्चे, वो हमेशा कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट का हम लोग यूज करते हैं। जैसे यहां मैट्रिक्स दिया गया है ए = है बच्चे, यहां पे कुछ रो होंगे, कुछ कॉलम होंगे। तो जैसे देखिए द हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑफ एलिमेंट्स आर सेड टू कॉन्स्टिट्यूट क्या करता है बच्चे, रो ऑफ मैट्रिक्स बनाता है। मतलब जो हॉरिजॉन्टल है, जो हॉरिजॉन्टल एलिमेंट का सेट है बच्चे, वो रो बनाता है। और जो वर्टिकल लाइंस का एलिमेंट है वो हमेशा बनाता है, कॉन्स्टिट्यूट करता है क्या, कॉलम ऑफ मैट्रिक्स। मतलब उस मैट्रिक्स का कॉलम बनाता है। जैसे बात करें अगर इस मैट्रिक्स में जो ए मैट्रिक्स है, तो इसमें बात करें तो ये हो गया आपका कॉलम और ये हो गया कॉलम। जैसे ये जो वर्टिकल है बच्चे, ये कॉलम होगा, ये वर्टिकल है, कॉलम होगा। तो ये कॉलम 1 हो गया और ये कॉलम 2 हो गया। उसी तरह बच्चे अगर यहाँ पे बात करें रो क्या है, तो R1, ये जो हॉरिजॉन्टल है इसको क्या बोलेंगे, रो बोलेंगे। तो ये हो गया पहला रो और ये हो जाएगा बच्चे दूसरा रो और ये हो जाएगा कौन सा, तीसरा रो। तो ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, कॉलम 1, कॉलम 2 हो गया। इसी तरह बच्चे अगर इसमें बात करें तो ये कॉलम 1 हो गया, कॉलम 2 हो गया वर्टिकल। अच्छा यहां हो गया कॉलम 3। रो की बात करें तो R1, यहां हो जाएगा R2 दूसरा रो और ये हो जाएगा बच्चे R3 थर्ड रो। ठीक है, इसी तरह बात करें यहाँ पे R1 पहला रो हो गया, ये हो गया आपका दूसरा रो, ये कॉलम 1 हो गया, ये हो गया कॉलम 2 और ये हो गया कॉलम 3 वर्टिकल। क्लियर है। अच्छा इसमें कुछ और भी टर्म है। कौन सा टर्म है बच्चे, जैसे अगर बात करें तो इस जो कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट लिखा गया बच्चे, इसको बोलते हैं नेमिंग ऑफ, क्या बोलते हैं इसको, नेमिंग ऑफ मैट्रिक्स। इस किसी भी मैट्रिक्स का ये नाम होता है और किससे होता है बच्चे, कैपिटल लेटर से। जैसे यहाँ ए है, यहाँ बी है और यहाँ सी है। बच्चे इसके अंदर कुछ और भी बातें लिखी गई हैं, जैसे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है। ठीक है, इनको हम बोलते हैं एलिमेंट ऑफ, क्या बोलते हैं बच्चे, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, या इसी को बोलते हैं बच्चे एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स। जिसमें √3 है, 5 है, 5/7 है, ये क्या है, सब का सब ये एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स है। क्लियर है। तो हमने अभी तक क्या बताया, मैट्रिक्स होता क्या है और मैट्रिक्स को किससे डिनोट करते हैं। मैट्रिक्स जो बनता है उसमें कुछ रो होते हैं, कुछ कॉलम होते हैं। हॉरिजॉन्टल जो एलिमेंट्स का सेट होता है बच्चे, वो हमेशा रो बनाता है, और वर्टिकल एलिमेंट्स का जो सेट होता है वो क्या बनाता है,
कॉलम बनाता है। क्लियर है, यहां तक बात क्लियर है। अच्छा, अगला बात करेंगे बच्चे, अगला हम बात करेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, तो हम बात करेंगे। देखिए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, अब मैट्रिक्स हैविंग यम रो, मतलब कोई मैट्रिक्स है जिसके अगर यम रो है, उसमें रो की संख्या अगर यम है एंड कॉलम्स की संख्या बच्चे यन है, तो उसको हम बोल सकते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में होगा यम क्रॉस यन, जिसमें यम क्या है, रो है, यन क्या है, कॉलम है, जिसको डिनोट किससे करते हैं, यम क्रॉस यन से। जैसे अगर बात करें ये एक मैट्रिक्स है ए, तो इसमें बात करें कितने रो हैं, तो कॉलम 1 होगा, कॉलम 2 होगा। रो की बात करें तो R1, ये हो गया R2 और ये हो गया R3। तो बोलिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, यम मतलब रो, रो बोलिए इसमें कितने हैं, 1 2 3, इसके मतलब हो गया यहाँ पे कितने रो हो गए, 3, और इसमें कॉलम कितने हैं, यम क्या है, कॉलम है, कॉलम कितना है, 1 2, इसका मतलब 2 कॉलम, इसका मतलब 3/2 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है। इसमें थोड़ा काउंट करेंगे, यहाँ पे हो गया आपका R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3, यहाँ हो गया कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3। तो इसका मतलब कितने रो, सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे, राइट में और बॉटम में, किसी मैट्रिक्स के राइट और बॉटम में क्या लिखते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ रो क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम। तो इसमें रो की संख्या कितनी है, रो की संख्या कितनी है बच्चे, R1 R2 R3, इसका मतलब रो इसमें कितना है, 3। कॉलम कितना है, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, इसका मतलब 3 कॉलम है। तो यहाँ पे इस मैट्रिक्स जो बी है, इसके राइट में और बॉटम में यहाँ पे क्या लिखते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखते हैं। क्लियर है। इसमें अगर बात करें बच्चे, यहाँ पे अगर बात किया जाए, इसमें कितने रो हैं, तो ये हो गया R1, ये हो गया R2, कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3। इसमें बात करें, बोलिए इस मैट्रिक्स सी का ऑर्डर क्या है, तो इसमें कितने रो हैं, 2 रो हैं, और इसमें कॉलम कितना है बच्चे, 3 है। तो यहाँ पे जो लिखते हैं ये होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है बच्चे, यहाँ पे एक फार्मूला के तौर पर लिख लेंगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू होता है बच्चे नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम। बच्चे इसी में एक और टॉपिक होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स। क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स इज इक्वल टू, बच्चे यही सेम टू सेम होता है। जैसे मान लीजिए किसी मैट्रिक्स में हमें नंबर ऑफ एलिमेंट अगर काउंट करना है, देख ध्यान से सुनेंगे, देखिए तो होता क्या है, इसी में हम अगर बात करें कितने एलिमेंट हैं, तो -2 5 0 √5 3 और 6, कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6। अच्छा, ये 6 मान लीजिए अभी काउंटेबल है, काउंट कर पा रहे हैं बड़े आराम से। यहाँ पे अगर इसको हम ऐसे काउंट करके ना निकालना चाहें तो यहाँ से निकाल सकते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है 3 × 2, 3 × 2 कितना हुआ, 6। इसमें एलिमेंट काउंट कर लीजिए कितने हैं, 6 है। यहाँ कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये 9 जैसे काउंट हमें करना पड़ रहा है। और यहाँ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में देखिए 3 × 3 इट मींस 9 इसमें एलिमेंट है, बड़े आराम से काउंट किया जा सकता है। इसका मतलब अगर किसी मैट्रिक्स में बच्चे अगर पता हो जाए कि कितने रो और कितने कॉलम है, मान लीजिए किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज की संख्या m है और उसमें नंबर ऑफ कॉलम की संख्या अगर n है, तो इनका क्रॉस कर देंगे बच्चे। तो ये हमेशा देखिए ऑर्डर और एलिमेंट्स के जो राइट हैंड साइड में फार्मूला होता है बच्चे, वो सेम होता है, नंबर ऑफ रोज और क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम। ध्यान से सुनेंगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में हम m क्रॉस n पढ़ते हैं, m क्रॉस n या m/n। इस ऑर्डर का, इस मैट्रिक्स ऑर्डर क्या है, 3/2। इसका मल्टीप्लाई करके नहीं लिखेंगे, 3/2 लिखेंगे। और यहाँ पे अगर वही होता कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, तो 3 × 2 3 2 जा 6, हम फाइनल इसका आंसर लिखते हैं। क्लियर है। तो हम बात करेंगे अगले पेज पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी मैट्रिक्स में क्या होता है। तो हम सबसे पहले क्या करें बच्चे, इसको हम लोग क्या करें, इसको कॉपी करना, क्योंकि इसकी जरूरत हमें अगले पेज पे पड़ेगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, तो देखिए ये हो गया आपका फार्मूला, किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट। तो इसमें हम बात करेंगे अगर कि मैट्रिक्स ए में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, तो इसमें रो की संख्या कितनी है। अगर बात करें पहला मैट्रिक्स ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स किसमें, ए में। अच्छा, फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ रोज, काउंट करिए नंबर ऑफ रो कितने हैं, R1 R2
R3 कितने रो हैं बच्चे 3 रो हैं, तो 3 इंटू नंबर ऑफ कॉलम, कॉलम कितना है C1 C2 कितना हो गया 2 कॉलम हो गया, इसका मतलब 2 हुआ। कितने एलिमेंट हुए 6, तो काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6। बात समझ में आया। ऐसे ही बच्चे इसमें अगर बात करें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, तो दूसरा अगर बात करें नंबर ऑफ एलिमेंट का, क्या बात करें बच्चे नंबर ऑफ एलिमेंट का किस मैट्रिक्स में बच्चे, हम बात करेंगे मैट्रिक्स बी में, मैट्रिक्स बी में। तो इसमें कितने हैं बोले, इसमें कितने रो हैं, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, कितने रो हैं 3, कॉलम कितना है 1 2 3, इसका मतलब 3 3 मल्टीप्लाई कितना हो गया 9 के, कितने हो गया बच्चे 9 के मल्टीप्लाई हो गया। क्लियर है। अगला बच्चे बात करेंगे अगर थर्ड पे, अगला बात करें अगर थर्ड पे, तो ये हो जाएगा आपका सी, मैट्रिक्स सी की बात करूंगा, नंबर थर्ड मैट्रिक्स सी की बात करूंगा। और इसमें क्या है बच्चे कितने रो हैं, तो ये हो गया R1 R2, यहाँ कितना था R1 R2 R3, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, यहाँ पे हो जाएगा कॉलम 1 कॉलम 2 और ये हो जाएगा कॉलम 3। तो बोलिए नंबर ऑफ रो कितने हैं इसमें, तो ये हो जाएगा आपका 2 और नंबर ऑफ कॉलम कितना है बच्चे 3, इसका मतलब कितना आंसर हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा 6। इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, काउंट कर लीजिए 6 एलिमेंट है। इसका मतलब पहले वाले मैट्रिक्स में 6 एलिमेंट, दूसरे वाले में 9 एलिमेंट और तीसरे वाले में 6 एलिमेंट ये हो गए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम। दोनों में डिफरेंस क्या है बच्चे, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में हम मल्टीप्लाई नहीं करते, रोज मल्टीप्लाई कॉलम करके एग्जैक्ट आंसर नहीं लिखते, जबकि एलिमेंट्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम मल्टीप्लाई करके क्या करते हैं, एग्जैक्ट आंसर हम लिखते हैं। अगला टॉपिक है बच्चे हम बात करेंगे वो है एड्रेसेस ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का में एलिमेंट्स जो है उसका एड्रेस क्या है, उसका एड्रेस क्या है, हम इसके बारे में क्या करेंगे बात करेंगे। तो देखिए ध्यान से समझेंगे, एड्रेसेस ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स की बात किया जाए तो मान लीजिए कोई एक मैट्रिक्स है ए, कोई एक मैट्रिक्स है ए जिसमें m रो है, कितने रो है बच्चे, रोज की संख्या m है और यहाँ पे कॉलम की संख्या कितनी है बच्चे, कॉलम की संख्या n है। तो बोलिए इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो जाएगा, m क्रॉस n हो जाएगा। ये क्या है, ये हो गया आपका ऑर्डर ऑफ, क्या हो गया ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो गया, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो गया। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को हमेशा किसी मैट्रिक्स के राइट में और बॉटम में लिखते हैं। क्लियर है। अच्छा, रो की संख्या कितनी है m है, कॉलम की संख्या कितनी है n है। तो बोलिए इस वाले लाइन को क्या बोलेंगे, ये हॉरिजॉन्टल जो लाइन है इसको क्या बोलेंगे, R1 बोल सकता हूँ, R1 बोल सकता हूँ, इसको क्या बोलूंगा R2 बोल सकता हूँ। ऐसे ही आगे अगर आगे गए बहुत सारे इधर रो हैं और इस वाले रो को क्या बोल देंगे IR। देखिए जैसे यहाँ 1 था तो 1 है, 2 है तो 2 है, यहाँ I है RI हो गया। अच्छा, इसके बाद भी बहुत सारे रो हैं जिसमें लास्ट में रो क्या दिया है m, इसका मतलब इसके बीच में बहुत सारे क्या हैं रो हैं, लास्ट में क्या है REM। क्लियर है, इसके बीच में बहुत सारे रो हैं। ठीक है, अगर बात करें बच्चे इस ये वर्टिकल जो लाइन है, वर्टिकल एलिमेंट्स का जो सेट है, ये हो जाएगा पहला कॉलम 1, ये हो गया कॉलम 2, ये हो जाएगा आपका कॉलम 3। लेकिन अगर बीच में बहुत सारे कॉलम हैं तो यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए यहाँ जो पहला इस एलिमेंट में जो A11 है, तो पहला वाला बच्चे जो 1 है ये रो को बताता है, दूसरा वाला 1 है जो वो कॉलम को बताता है, कॉलम को बताता है। जैसे अगर बात करें इसमें 1 क्या है तो ये रो है, ये क्या है आपका कॉलम है। ठीक है, ऐसे ही अगर बात करें यहाँ 1 क्या है, ये रो है, क्या है रो है, और ये क्या है कॉलम है। क्लियर है। तो इसके बीच में बहुत सारे यहाँ पे कॉलम हैं और यहाँ पे बोला जाएगा बाद वाला क्या होगा, पहले वाला क्या है रो है, बाद वाला क्या है कॉलम है। इसका मतलब इसमें कितने कॉलम है, ये कॉलम है। अगर बीच में बहुत सारे कॉलम है, लास्ट में बताइए कितना है, ये हो जाएगा कॉलम, ये हो जाएगा पहला आपका रो और ये हो जाएगा आपका कॉलम, क्या हो जाएगा कॉलम, कॉलम कितना है ये। तो ऐसे हर एक एलिमेंट का जो पहला यहाँ लिखा गया है सफिक्स में जो नीचे लिखा गया है पहला, ये हो जाएगा रो और बाद वाला हो जाएगा कॉलम। पहला क्या हो जाएगा यहाँ पे ये रो और बाद वाला क्या हो जाएगा कॉलम। इसी तरह बच्चे पूरे एलिमेंट का हर एक एलिमेंट का एड्रेस है। जैसे अगर बात करें बच्चे इस एलिमेंट का एड्रेस क्या है, तो A23 है, A23 है। इसका मतलब दूसरा रो की संख्या कितना, दूसरा रो और कौन सा कॉलम, थर्ड कॉलम, कॉलम की संख्या कितनी है थर्ड है। तो ये जो है किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाले जा सकते हैं।
नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर कॉलम, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एम क्रॉस एन हो सकता है। इसमें किसी एलिमेंट का एड्रेस पूछा जाए तो सबसे पहले चेक करते हैं कि वह एलिमेंट जो है किस रो में है, उस रो का नाम, उस रो का नंबर, और किस कॉलम में है उस कॉलम का नंबर नोट करते हैं। तो यहाँ बात करें कि अगर इस मैट्रिक्स, ये जो है बच्चे एक्सपेंडेड फॉर्म है, कौन सा फॉर्म है, एक्सपेंडेड फॉर्म है। ये जो मैट्रिक्स लिखा गया है बच्चे वो एक्सपेंडेड फॉर्म में है, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा गया है बच्चे। इसी मैट्रिक्स को अगर कंपैक्ट फॉर्म में लिखें, इसको किस फॉर्म में लिखा जाए, कंपैक्ट फॉर्म में लिखा जाए, कंपैक्ट फॉर्म में लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे, देखिए ए एक मैट्रिक्स है जिसमें ए आई जे मतलब पहला आई क्या है, रो है, जे क्या है, कॉलम है, जिसका ऑर्डर अगर यम क्रॉस एन है तो वह आई की वैल्यू 1 या 1 से ग्रेटर होगा और यम या यम से लेस होगा, क्योंकि यम क्या है, रो है। अगला उसी तरह जे क्या है, कॉलम को बताता है, तो जे की वैल्यू 1 या 1 से ग्रेटर होगा और एन या एन से छोटा होगा। जहां बात करेंगे आई और जे की वैल्यू किससे बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। क्लियर है, तो ध्यान से सुनेंगे। इसलिए बच्चे जो रो होता है, रो कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट्स AI1, AI2, AI3, AIN। मतलब ये हुआ कि ये जो रो एलिमेंट कॉन्स्टिट्यूट करेगा, इसमें जो ये वाला है आई, ये क्या है, ये रो है, पहला जो आई है वो क्या बता रहा है, रो को। इसी तरह बच्चे जो कॉलम है, कॉलम कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द एलिमेंट्स किसको बताएगा बच्चे, ये बाद वाले को, जिसमें कॉलम कितना है, कॉलम जे है। तो कॉलम हो गया, यहाँ क्या है, कॉलम जे हो गया, तो हर जगह कॉलम क्या हो गया, जे। क्लियर है, कॉलम जे हो गया। और यहाँ क्या है, ये रो है, ये क्या है आपका, रो है, ये क्या है आपका, रो है। तो पहले किसी एलिमेंट में अगर बात ध्यान से सुनेंगे, अगर कहीं एलिमेंट लिख रहा हूं AIJ, तो ध्यान से समझेंगे कि जो पहला आई लिखा गया है ये रोज को बताता है, किसको बताता है, रोज को। और ये किसको बताता है, जे, तो ये बताता है किसको, कॉलम को। तो ये होता है किसी एलिमेंट का एड्रेस क्या है, आई रो है और जे क्या है, कॉलम है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। देखिए इसके ऊपर बच्चे एक क्वेश्चन भी पूछ लिया गया, एग्जाम्पल एनसीईआरटी का एक एक एग्जाम्पल के साथ हम लोग सॉल्व करेंगे। तो एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल है बच्चे, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। इसमें पूछा गया है, कंसिडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन वर्कर्स इन 3 फैक्ट्रीज। फैक्ट्रीज है फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। कैसे दिखाया गया बच्चे, बोला गया है कि 3 कंपनी है, कितने कंपनी है बच्चे, 3 है। तो फर्स्ट कंपनी में अगर मेन वर्कर्स हैं अगर 30, तो बोला है वुमेन वर्कर्स कितना है, 25। अगला सेकंड कंपनी में ये क्या है, ये जो है आपका फैक्ट्री है, फैक्ट्रीज है। तो फर्स्ट फैक्ट्रीज में नंबर ऑफ मैन जो है काम करने वाले वो 30 हैं, वुमेन कितना है 25, सेकंड में 25 और वुमेन वर्कर है 31। थर्ड कंपनी में, थर्ड फैक्ट्री में बच्चे 27 जो है मेन वर्कर है और 26 आपके जो है वुमेन वर्कर्स हैं। क्या पूछा गया है, रिप्रेजेंट द एबव इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ 3x2 मैट्रिक्स। ध्यान देंगे 3x2 मैट्रिक्स। इसका मतलब ये हुआ बच्चे कि ये जो पहला जो 3 है ये किसको बता रहा है, नंबर ऑफ रोज को बता रहा है। ये किसको बता रहा है, नंबर ऑफ कॉलम को बता रहा है, नंबर ऑफ कॉलम को बता रहा है। किसको बता रहा है बच्चे, नंबर ऑफ कॉलम को बता रहा है। इसका मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स इसमें इसको नोट करना है, लिखना है, जिसमें 3 रो हो और कितने कॉलम हो, 2 कॉलम हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस मैट्रिक्स का हम नाम क्या रख दें, मैट्रिक्स ए। ठीक है, तो कितने रो चाहिए, 3 रो चाहिए। तो 3 रो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। यहाँ कितना लिखा है 30, वहां कितना है बच्चे 25, ये फर्स्ट रो हो गया। सेकंड में आ जाइए तो 25, यहाँ कितना है बच्चे, ये हो जाएगा 31, यहाँ कितना है 27 और वहां कितना है टोटल 26। ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स तैयार हुआ बच्चे, ध्यान से देखिए। इसमें नंबर ऑफ रो कितने हैं, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। इसका मतलब 3 रो हो गया। कॉलम कितना हो गया, अरे ये R1, ये R2, ये R3, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम की संख्या कितनी है 2। तो 3x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। बोला गया कि व्हाट डज द एंट्री, एंट्री में मतलब वो है एलिमेंट बताना है। व्हाट डज द एंट्री इन द थर्ड रो। थर्ड रो कौन है, ये वाला है। थर्ड रो कौन है, ये वाला है। इस रो को थर्ड रो बोलेंगे। अगला सेकंड कॉलम, कॉलम कौन पूछ रहा है, ये वाला कॉलम की बात कर रहा है। तो इसका मतलब इस में कौन सा एलिमेंट आया, तो वो आया 26। तो बोल रहा है कि थर्ड रो और सेकंड कॉलम में जो एलिमेंट है उसको बताना है, तो वो कौन सा हो जाएगा 23। इसका मतलब अगर बात करें कि ए
सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम में एलिमेंट क्या है 26 है। ये है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो ये बोला था इस मैट्रिक्स को 3x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स में बनाइए, ये बन गया। अच्छा पूछा था दूसरा कि सेकंड रो और थर्ड रो और सेकंड कॉलम के एलिमेंट बताइए, तो A 2 3 ये बड़े आराम से निकल गया। क्लियर है, पहला एग्जाम्पल था। दूसरा अगर बात करें बच्चे तो दूसरा है एग्जाम्पल, वो पूछा गया है एग्जाम्पल नंबर 2 में। बोला गया कि इफ अ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स, मतलब कोई एक मैट्रिक्स है जिसमें कितने एलिमेंट हैं 8 एलिमेंट्स हैं। तो बोला गया कि व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, बताना है कितने मैट्रिक्स बनाए जा सकते हैं जिनका अलग अलग ऑर्डर हो, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 8 हो। तो बच्चे हम ये बात पूछना चाह रहे हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पूछ रहा ना, तो हम पूछ रहे हैं बताइए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स अभी पीछे आपको बता के आ रहा हूं कि होता है नंबर ऑफ रोज और मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम। ध्यान से सुनेंगे। अच्छा एलिमेंट टोटल कितना दिया है किसी मैट्रिक्स में, एलिमेंट कितना दिया है, तो बच्चे 8 है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, यही बराबर होता है किसके, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स इज इक्वल टू क्या होता है बच्चे, तो वही बराबर किसके होता है, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम। इसका मतलब यह हुआ कि जो एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट इन मैट्रिक्स है वही क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। लेफ्ट हैंड बराबर है, राइट हैंड राइट के बराबर होगा। इसका मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो है बच्चे वो टोटल कितना है 8 है। अच्छा अब बताना है अगर रो को हम मान ले बच्चे यम है, रो को क्या मानना है यम है, और कॉलम को क्या मान लो बच्चे n है, तो इसका मतलब कितने मैट्रिक्स पॉसिबल हैं बनाए जा सकते हैं, उसका ऑर्डर बताना है। तो 8 को कैसे कैसे तोड़ सकता हूं बताइए। 8 को तोड़ने का तरीका देखिए, सबसे पहले 8 को तोड़ सकता हूं 1 और क्रॉस 8 में, पहला मैट्रिक्स तैयार हो जाएगा जिसमें फर्स्ट रो होगा, एक रो होगा और 8 कॉलम होंगे। दूसरा बच्चे अगर बात करें कि 2 रो हो और 4 कॉलम हो, अच्छा इसके बाद बच्चे 4 कॉलम हो जाए और 2 रो हो जाए, 4 रो हो जाए और 2 कॉलम हो जाए। इसी को अगर अपोजिट कर दो बच्चे 8 रो हो जाए और 1 कॉलम हो जाए। इसका मतलब बोला गया कि पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, तो बोलेंगे पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो सकता है, मैट्रिक्स क्या हो सकता है, तो हो जाएगा पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आर क्या हो जाएगा बच्चे, तो देखिए पहला हो जाएगा 1 क्रॉस 8, दूसरा हो जाएगा बच्चे 2 क्रॉस 4, अगला 4 क्रॉस 2 और अगला हो जाएगा आपका 8 क्रॉस 1। अगर बात बोलता बच्चे नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स बताइए कितना होंगे, तो उसमें काउंट करेंगे 1 2 3 4, नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है, आगे बढ़ेंगे। अगला बच्चे कंस्ट्रक्ट अ 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स whose elements are given by aij equal to 1/2 mod I minus 3j। बच्चे कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स तैयार करना है मुझे, 3 क्रॉस 2 ऑर्डर का, कितने ऑर्डर का 3 क्रॉस 2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स हमें तैयार करना है। तो सबसे पहला कितने रो होना चाहिए, रो की संख्या आपका होना चाहिए 3 और कॉलम की संख्या कितना होना चाहिए 2। तो एक मैट्रिक्स बनाएंगे, एक मैट्रिक्स मान लेता हूं A है और उसमें कितने रो होना चाहिए, तो बोला गया है 3 रो होना चाहिए। इसका मतलब हो गया 3 रो और 2 कॉलम, तो इसका मैट्रिक्स कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ 3 रो और 2 कॉलम बनेगा। अच्छा इस वाले एलिमेंट का प्लेस क्या होगा, A11 पहला रो पहला कॉलम, A12 दूसरा रो पहला रो दूसरा कॉलम, ठीक है। अगला यहाँ हो जाएगा A21 A22, अगला हो जाएगा A31 और ये हो जाएगा A32। क्लियर है, A32 ठीक। अच्छा इसी वाले प्लेस को हमें क्या करना है, भरना है। तो एलिमेंट किस हिसाब से भरेंगे, Aij यहां दिया गया है, Aij कैसे भरेंगे, Aij इज इक्वल टू कितना है 1/2 मॉड, बोला है I माइनस 3j, I और माइनस 3j। बच्चे सबसे पहला एलिमेंट किसको हमें भरना है, तो यहाँ देखिए हमें A11 चाहिए, तो A11 ध्यान देंगे जहां बच्चे I है वहां 1 है, जहां J है वहां 1 है, रख देंगे इसमें तो मिलेगा 1/2। I की जगह क्या रखेंगे 1 और माइनस 3 मल्टीप्लाई J की जगह पे 1, इसको सॉल्व करेंगे 1/2 और मॉड 3 में 1 का मल्टीप्लाई 3 और यहाँ हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1 और माइनस 3 कितना आएगा, माइनस का 2
कितना आएगा माइनस का 2, तो 1/2 और ये हो जाएगा माइनस का 2, मॉड से बाहर निकलेगा तो 2/2 कैंसिल होकर क्या बनाएगा 1 बनाएगा। इसका मतलब ये जो एलिमेंट है बच्चे उसके जगह पे हम क्या रखेंगे 1 रखेंगे। ऐसे ही निकालेंगे कितना A12 रखिए 1/2 i की जगह पे क्या रखेंगे 1 और j की जगह पे 2, तो मिलेगा i की जगह पे 1 और -3 मल्टीप्लाई क्या रख देंगे 2, सॉल्व करेंगे 1/2 और मॉड 1 माइनस कितना हो जाएगा 6, इसका मतलब यहाँ पे कितना मिलेगा माइनस का 1/2 और मॉड माइनस का 5 और माइनस का 5 बाहर निकलेगा तो 5 बन के और ये हो जाएगा 2। दूसरा एलिमेंट हो गया। अगला क्या निकालना है A23, तो A21 हो जाएगा कितना 1/2, जिसमें i की जगह पे कितना है 2 है और j की जगह पे 1 है, तो i की जगह पे क्या रखेंगे 2 और -3 मल्टीप्लाई j की जगह पे क्या रखेंगे 1, सॉल्व करिए 1/2 ये हो जाएगा 2 और -3 में 1 का मल्टीप्लाई 3, सॉल्व करिए तो मिलेगा 1/2 और यहाँ हो जाएगा कितना माइनस का 1 और ये मॉड से बाहर निकलेगा तो 1 और 2 बन जाएगा। अगला ऐसे निकालेंगे किसको, अगला ऐसे क्या निकालेंगे बच्चे, देखिए A22, तो ये लिखेंगे A22 इज इक्वल टू 1/2, i की जगह पे 2 और j की जगह पे 2, तो ये हो जाएगा 2 और -3 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 1/2 और ये हो जाएगा आपका 2 और -3 2 जा 6, इसका मतलब यहाँ कितना हो गया 1/2 और यहाँ कितना हो गया माइनस का 4 और -4 मार्ट के बाहर निकलेगा पॉजिटिव बन के, तो 4/2 कितना आया केवल 2। अगला क्या निकालेंगे बच्चे, अगला निकाल देंगे A31 i की जगह पे रखेंगे 3, तो ये हो जाएगा 3 और -3 मल्टीप्लाई j की जगह पे 1, तो इसका मतलब हो जाएगा 1/2 और यहाँ हो जाएगा 3 और -3 बन जाए 3, ये हो गया कितना 1/2 और इंटू ये हो जाएगा 0, इसका मतलब रिजल्ट कितना आया 0 आया। क्लियर है, आगे बढ़ा लेंगे इसको। ठीक है, एक एलिमेंट और निकालना है, कौन सा, तो देखिए A32, तो यह लिखेंगे A32 इज इक्वल टू 1/2, i की जगह पे 3 रखेंगे और माइनस i की जगह पे 3 रखेंगे -3 मल्टीप्लाई j की जगह क्या रखेंगे 2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 1/2 और ये हो जाएगा 3 और -3 2 जा 6, कितना आएगा 1/2 और इंटू -3 होगा और -3 रूट से बाहर मार्च से निकलेगा बाहर तो क्या बनाएगा केवल 3, इसका मतलब 3/2 हो गया। अब क्या करेंगे बच्चे, एलिमेंट को हम क्या करेंगे फिल कर लेंगे, क्या करेंगे फिल करेंगे, भरिए, तो ये हो जाएगा A11 कितना है, A11 आया है 1, रख दीजिए यहाँ पे। अगला A12 कितना है बच्चे, A12 है आपका 5/2। अगला A21 कितना है, A21 है आपका 1/2, ठीक है। अगला A22 कितना है, ये है आपका केवल 2। अगला A31 कितना है, A31 है आपका 0। अगला है A32 कितना 3/2, तो बच्चे ये हो गया आपका 3x2 आर्डर का एक मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट यहाँ लिख दिए गए, जिसमें रो की संख्या 3 है और कॉलम की संख्या कितना है 2 है। बच्चे जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, अगर एग्जांपल आपको समझ में आ गया तो एक्सरसाइज जब सॉल्व करेंगे तो बहुत सारे कंसेप्ट जो होंगे जो इससे मिलते जुलते होंगे उसको बड़े आराम से आप कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है बच्चे टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में हमें क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में क्या पढ़ना है, तो पहला पढ़ना है बच्चे आपको रो मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, चलिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे सुनिए क्या है कॉलम, अगर बात करें सबसे पहले रो मैट्रिक्स का, इस रो मैट्रिक्स को बच्चों कभी कभी हम बोल देते हैं रो वेक्टर। क्या बोलते हैं इसको, रो वेक्टर। क्या बोलेंगे इसको, रो वेक्टर। क्लियर है, रो वेक्टर क्यों, देखिए रो मैट्रिक्स क्या है, तो बोला गया कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें बच्चे ओनली 1 रो हो। रो मैट्रिक्स ओनली 1 रो, कॉलम मैट्रिक्स ओनली 1 कॉलम। रो मैट्रिक्स में कितने रो 1 रो, कॉलम मैट्रिक्स में कितने कॉलम 1 कॉलम। देखिए कॉलम मैट्रिक्स में कितने कॉलम है 1 कॉलम है, एग्जैक्ट 1 कॉलम एक होना चाहिए। अच्छा, रो मैट्रिक्स का कुछ एग्जांपल देखिए, एग्जांपल काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए एग्जांपल की अगर बात करें, एग्जांपल की अगर बात करें तो मान लीजिए कोई एक मैट्रिक्स है, कोई एक मैट्रिक्स है ए और उसमें एलिमेंट कितना रखना है बच्चे, तो बोला है एक रो रखिए, रो की संख्या कितना, जैसे मान लीजिए हम रख दें यहाँ पे 2। देखिए इसमें कितने रो है 1 रो है। अच्छा, अगर बात करें दूसरा एग्जांपल में तो 1 3 5, बोलिए इसमें कितने रो है, सिंगल रो है। कॉलम की संख्या बच्चे कुछ भी हो सकता है लेकिन एग्जैक्टली 1 रो होना चाहिए। अगर कोई मैट्रिक्स की बात करें सी, जिसमें अगर बात किया जाए 1 -5 3 2, ठीक है, तो हर एक मैट्रिक्स में आप एक चीज ऑब्जर्व करिए कि यहाँ कितने रो हैं 1 रो है, कॉलम कितना है 1 है। अच्छा, इसमें कितने रो हैं 1 रो है, कॉलम कितना है बच्चे 3 है। इसमें कितने रो हैं तो 1 रो है, कितने कॉलम है 4। तो इसमें देख क्या रहे हैं बच्चे, एक चीज यहाँ पे
देखने लायक है जिसमें रो हमेशा फिक्स है। इसका मतलब अगर इसको इन जनरल मैं लिखना चाहूं, क्या लिखना चाहूं बच्चे, इन जनरल, इन जनरल जो अगर कोई मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स है तो उसको लिखेंगे किस कैसे, ए आई जे के फॉर्म में होगा, जिसमें यहां पर क्या हो जाएगा, 1 रो और कॉलम की संख्या कितनी हो जाएगी, n हो जाएगी। n क्या है, नंबर ऑफ कॉलम, जिसमें क्या फिक्स है बच्चे, ये आपका फिक्स है, वो है आपका 1, क्या है फिक्स 1। क्लियर है, ये इन जनरल लिखते हैं। जहां पे एक बात पहले बता दें, आई की वैल्यू, जो आई और जे की वैल्यू है, आई की वैल्यू तो हमेशा 1 के बराबर होगा, लेकिन जो जे की वैल्यू है बच्चे, जो आपका जे की वैल्यू है वो 1 या 1 से स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा, n तक जाएगा। इन जनरल इसको हम लोग लिखते हैं। इसी तरह अगर बात करें, ये इंपॉर्टेंट है। अगला अगर बात करें बच्चे कि कॉलम मैट्रिक्स क्या है, तो इसको कॉलम मैट्रिक्स को हम कभी कभी बोलते हैं कॉलम वेक्टर। क्या बोलेंगे इसको, कॉलम वेक्टर। अच्छा, ऐसा क्यों बोल रहा हूं, वेक्टर क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि देखिए इसमें कितने कॉलम रो है, 1 रो है, इसमें कितने रो है, 1 रो है, इसमें कितने रो है, 1 रो है। तो इसका डायरेक्शन देखिए कुछ इस तरीके से जा रहा है, इस तरीके से कुछ इसका डायरेक्शन जा रहा है, इसका मतलब रो वेक्टर इसको बोल सकता हूं। अगला अगर बात करें तो इसमें बोलेंगे कितने कॉलम होते हैं, 1 कॉलम होता है। एग्जांपल की अगर बात करें बच्चे, एग्जांपल की अगर बात करें तो ध्यान से सुनेंगे, इसमें कॉलम की संख्या कितनी होना चाहिए, ये 1 होना चाहिए। तो देखिए ए इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ऐसे लिख सकता हूं 2। इसमें देखिए कितने कॉलम है, हम तब रो पर ध्यान नहीं देंगे, कॉलम अगर बात किया कॉलम मैट्रिक्स है तो कॉलम पर ध्यान देंगे, कॉलम कितना है 1 है। अगला अगर बी मैट्रिक्स की बात करूं बच्चे तो लिख सकता हूं ऐसे 1 3 5, कितने कॉलम, 1 कॉलम। अच्छा, सी कोई मैट्रिक्स है बच्चे, अगर इसमें बात करें सी मैट्रिक्स में बात करूं तो क्या लिखेंगे 1 5 3 2, ठीक है। तो इसमें कितने कॉलम है, ध्यान अगर दिया जाए बच्चे तो देखिए यहाँ पे कितने रो हैं, 1 रो, कॉलम कितना है बच्चे 1 है। यहाँ पे देखिए तो रो की संख्या कितनी है, 3 है, रो कितने हैं इसमें 3 है, कॉलम कितना है 1 है, इसमें रो कितना है 1, कॉलम कितना है 4 है, कॉलम कितना है बच्चे 1 है और रो कितना है 4 है, ठीक है। तो इसमें एक चीज ऑब्जर्व करिए, इन जनरल ये बात मैं बोल सकता हूं, यही बात मैं यहाँ पे बोलना चाह रहा हूं, इन जनरल इस बात को मैं बोल सकता हूं बच्चे कि इन जनरल यहां पर अगर बात किया जाए तो ये प्लेस अपना क्या कर देगा, चेंज कर देगा। इसको अगर लिखना चाहे तो ऐसे लिखेंगे, देखिए अगर बात किया जाए कि यहां पे देखिए रो की संख्या बदल रहा है, इसका मतलब रो तो m होगा, कॉलम हमेशा 1 होगा। लेकिन अगर बात करें कि जो m की वैल्यू है बच्चे, m की वैल्यू बोले तो j की वैल्यू बच्चे, ये j की वैल्यू जो होगा i की, वो i की वैल्यू 1 या 1 से स्टार्ट होगा, और यहाँ बात करें j की वैल्यू क्या होगा बच्चे, तो j की वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्लियर है, तो ये इन जनरल इसको हम लोग लिखते हैं। नेक्स्ट हम चलेंगे, देखिए पहला हो गया रो मैट्रिक्स, दूसरा हो गया कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट पे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में तीसरा है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या है बच्चे, जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर नहीं होते, जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर नहीं होते। इसका मतलब बोल सकता हूं m इज नॉट इक्वल टू n, ध्यान देंगे m इज नॉट इक्वल टू n, मैं इसको बोल सकता हूं। क्लियर है, जैसे एग्जांपल के ध्यान से सुनेंगे, एग्जांपल सुनिए। एग्जांपल में बच्चे अगर मान लीजिए कोई एक मैट्रिक्स ले रहा हूं जिसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम बराबर नहीं होना चाहिए बस। तो देखिए जैसे अगर बात किया जाए A11, या एलिमेंट भर लेते हैं 3 5 2 3 -5 -1/2, इसमें कितने रो हैं बच्चे, अगर रो की बात करें तो कितने रो हैं, 2 रो हैं, और कॉलम की संख्या कितनी है 3। इसका मतलब ये क्या होता है, ये हो गया आपका रो और ये हो गया क्या आपका कॉलम। रो को किससे डिनोट करते हैं m से, कॉलम को किससे डिनोट करते हैं आपका n से। इसका मतलब m बराबर n इस केस में नहीं है, ठीक है। क्लियर है। अच्छा, अगर बात किया जाए बच्चे इन जनरल, क्या बात करें इन जनरल, ये इंपॉर्टेंट है, इन जनरल थोड़ा ध्यान देंगे। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये वाली वैल्यू m बराबर n होगी, m बराबर m क्रॉस n होगी। लेकिन एक बात यहाँ पे कंफर्म होना चाहिए, ये वाली जो वैल्यू है यहाँ पे एक कंडीशन है कि फॉर एवरी m इज नॉट इक्वल टू n है, m और n की वैल्यू बराबर नहीं है। इन जनरल काफी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करके रखेंगे, ठीक है। अगला है बच्चे सबसे इंपॉर्टेंट, अगर बात करें पूरे मैट्रिक्स में तो वो है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। थोड़ा ध्यान से सुनेंगे समझेंगे।
स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है? तो अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। जैसे एक मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रो m क्रॉस n है, m क्रॉस n ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, जिसमें m क्या है? रो है, और n क्या है? कॉलम है। तो अगर इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहना चाह रहे हैं तो m क्रॉस n में m और बराबर क्या हो जाना चाहिए? n होना चाहिए। मतलब m मतलब रो, n मतलब कॉलम, ये बराबर होना चाहिए। इसका मतलब इसको हम बोल सकते हैं तब नोन एज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। मतलब जब ये दोनों सेम हो जाएंगे तो बोलेंगे अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स इसलिए क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। नंबर ऑफ रोज और इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होते हैं, तो इसको हम बोल सकते हैं अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। क्लियर है? अच्छा, इसमें एग्जांपल समझने वाली बात है, क्योंकि इसको समझेंगे ताकि अगला जो कंसेप्ट है इससे मिलता जुलता है, समझ पाए। देखिए एग्जांपल की अगर बात करें तो मान लीजिए एग्जाम्पल में अगर कोई एक मैट्रिक्स है बेटा जी ए, कोई मैट्रिक्स है ए, और इसमें हम कुछ एलिमेंट भर रहे हैं। जैसे सुनिए 1 3 5 2 9 6 3 5 8 1 2 -6 कितना होगा? माइनस का 6 0 3 -1 0। ये कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम बराबर होना चाहिए। तो इसमें ध्यान दें अगर बेटा तो देखिए रो की संख्या कितनी है? 4, कॉलम की संख्या कितनी है? 4। तो रो की संख्या और कॉलम की संख्या आपस में बराबर है। क्लियर है? अच्छा, तो जब रो और बराबर कॉलम होता है तो उस केस में हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर है? स्क्वायर मैट्रिक्स में बच्चे कुछ और भी कॉन्सेप्ट हैं। जैसे अगर बात करें तो देखिए इस डायगोनल से आप ऐसे जाइए, ऐसे जाइए, तो यहां देख रहे हैं कि इसमें एक डायगोनल बन रहा है, डायगोनल बन रहा है। तो इसको बोलते हैं बाबू प्रिंसिपल डायगोनल, लीडिंग डायगोनल या डायगोनल एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं इसको? जो देखिए एक चीज और, जहां जहां ये डायगोनल बनता है, स्क्वायर मैट्रिक्स में ही डायगोनल बनता है, इसको बोलते हैं, जो हाईलाइट किया हूं इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, जिसको हाईलाइट किया इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल, साथ ही साथ प्रिंसिपल डायगोनल के साथ इसको बोलते हैं लीडिंग डायगोनल, लीडिंग डायगोनल, और इसको बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल एलिमेंट थोड़ा ध्यान देंगे इसका। अगर इस एलिमेंट का एड्रेस देखें तो एड्रेस हो जाएगा आपका A11। क्या हो जाएगा? A11। इसका एड्रेस क्या है? A22 कितना है? A22। इसका कितना है? A33। इसका कितना है? A44। इसका मतलब जब जब डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल या डायगोनल एलिमेंट्स होगा उस केस में AI J, जिसमें I रो है और J क्या है? कॉलम है। तो इस केस में बाबू हमेशा I और बराबर J होता है। प्रिंसिपल डायगोनल, लीडिंग डायगोनल, डायगोनल एलिमेंट्स में हमेशा जो एलिमेंट का एड्रेस होगा उसमें I और J क्या होगा? इक्वल होगा। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ एलिमेंट बच गया। तो जो एलिमेंट बचा है, जो एलिमेंट यहां बच गया है बाबू, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेट एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं इसको? कॉन्जुगेट एलिमेंट्स इसको बोलते हैं। जो ये हाईलाइट कर रहा हूं इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं इसको? कॉन्जुगेट एलिमेंट्स। यहां है, यहां है, इसको क्या बोलेंगे? कॉन्जुगेट एलिमेंट्स। क्लियर है? कॉन्जुगेट एलिमेंट्स में क्या होता है? कॉन्जुगेट एलिमेंट्स हम उसको बोल पाते हैं जहां पे AIJ और AJI हो रहा हो। मतलब I का J और J का A हो। I प्लेस अपना इंटरचेंज करेगा, I के जगह पे J होगा, जहां I रो है और यहाँ पे I कॉलम हो गया। यहाँ पे I जो J वो है आपका कॉलम है, यहाँ J जो है वो रो है। इसका मतलब जैसे अगर बात करें, बोलिए ये 3 जो है इसका एड्रेस क्या है? किस एड्रेस पे है? तो बोलेंगे पहला रो और दूसरा का कॉलम। इसका मतलब अगर एग्जांपल की बात करें, अगर हम एग्जांपल की बात करें, यहाँ पे एग्जांपल की बात करें तो देखिए इस वाले एलिमेंट ये 3 जो है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। इसका मतलब जो 3 है वो फर्स्ट रो और थर्ड सेकंड कॉलम में है। कहाँ पे है?
थर्ड सेकंड कॉलम में है, इसका मतलब A1 2 3 हो गया। अगर बात करें कि बोलिए इसका प्लेस चेंज करिए, जहां 2 है वहां 1 1 है तो 2 A 2 1 होगा। अच्छा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कहां है? सेकंड रो फर्स्ट रो सेकंड रो, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कौन है? 3 है, इसका मतलब ये 9 है। कौन सा है ये? 9 है, इसका मतलब ये हो गया 9। तो ये आपस में दोनों क्या कहलाएंगे? एक दूसरे के कॉन्जुगेट कहलाएंगे। एग्जांपल एक और, जैसे अगर बात करें ये 5 का एड्रेस क्या है? तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इसका मतलब हो जाएगा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम क्या है? 5 है। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम क्या है? 5 है। अगर बात करें इसी का प्लेस इंटरचेंज करिए, 3 लाइए यहाँ पर और ये जो 1 है यहाँ ले जाइए, तो इसका मतलब होगा A31। A31 मतलब थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो थर्ड रो थर्ड रो, कौन सा चाहिए? कॉलम 1 चाहिए। तो ये कितना है? 8 है। इसका मतलब ये आपस में क्या होंगे? एक दूसरे के कॉन्जुगेट होंगे। क्लियर है? तो ध्यान समझिएगा, प्रिंसिपल डायगोनल या लीडिंग डायगोनल या लीडिंग जो डायगोनल एलिमेंट्स होता है उसमें AIJ जो होगा, जहां I और J हमेशा क्या होता है? इक्वल होता है, और यही हमेशा बनाता है क्या है? प्रिंसिपल डायगोनल। क्योंकि हमेशा हम आगे बात करेंगे प्रिंसिपल डायगोनल होता क्या है। ठीक है, ये बात कॉन्सेप्ट क्लियर है? नेक्स्ट बढ़िए। अगला है बच्चे टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स के कुछ टाइप है। स्क्वायर मैट्रिक्स के कुछ टाइप में क्या है? तो यहाँ पे पढ़िए, पहला क्या है? पहला है बच्चे डायगोनल मैट्रिक्स। बोला गया है कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। ध्यान से समझिए, यहाँ पे जो डायगोनल है वो हाईलाइट ये किया हूं, ये डायगोनल है। A11 A22 A33 A44 ये डायगोनल हो गया। इसको छोड़ के जो भी बच गया वो हो गया नॉन डायगोनल। तो कॉन्जुगेट एलिमेंट को मैं बोल सकता हूं नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स बोल सकता हूं। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होना चाहिए? इसमें 0 होना चाहिए। क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। एग्जांपल की अगर बात करें, तो एग्जांपल में समझेंगे। जैसे सुनिए, जैसे मान लीजिए कोई एक मैट्रिक्स है, ठीक है। पहली बात, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम बराबर होना चाहिए। तो इसमें देखिए 2 5 6 3, ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है? तो इसका ऑर्डर लिख ही सकता हूं, 2 रो 2 कॉलम। मतलब अगर इसको हम लिखें यम है और ये लिखें यन है, तो इस केस में यम बराबर क्या होता है? यन होता है। क्लियर है? ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। रही बात बच्चे, तो इसमें बोला है नॉन डायगोनल 0। नॉन डायगोनल 0 मतलब कौन? डायगोनल छोड़ के। डायगोनल कौन है? ये वाला है, ये डायगोनल हो गया। ठीक है, डायगोनल को छोड़ के नॉन डायगोनल 0, इसका मतलब इसको 0 करेंगे, इसको 0 करेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये 0 और ये 0 हो जाएगा। क्लियर है? नॉन डायगोनल 0 होगा। अच्छा, अगर 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का कोई एक मैट्रिक्स ले, जैसे मान लीजिए B एक मैट्रिक्स ले रहा हूं 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का, यहां पे रख दीजिए 2 5 6 और बाकी सभी एलिमेंट को क्या कर देंगे बच्चे? 0 0 0 0 होगा, 0 होगा, 0 होगा, 0 होगा। मतलब प्रिंसिपल जो डायगोनल है बच्चे, इसको छोड़कर और सभी एलिमेंट को क्या कर देंगे? 0 कर देंगे। यहां अगर इस एलिमेंट का बेटा एड्रेस अगर लिखना हो, तो इसको क्या लिखेंगे? A11, इसको क्या लिखेंगे? A22। तो I और बराबर J, जब A11 A22 तो ये डायगोनल पे। यहाँ पे अगर बात करें इसका एड्रेस क्या है? A11, इसका एड्रेस A22, इसका एड्रेस क्या होगा? A33। तो जहां पे I बराबर J होता है उसको हम प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं। तो ये हो गया डायगोनल जो हाईलाइट किया हूं, और जो बच गया वो हो गया आपका नॉन डायगोनल। नॉन डायगोनल 0 होना चाहिए, यहाँ पे एक बात लिख रहा है। तो इन जनरल एक बात मैं बोल सकता हूं बच्चे, ध्यान देंगे। इन जनरल अगर बात किया जाए तो देखिए, समझिएगा, इन जनरल अगर बात करें कि अगर किसी मैट्रिक्स को मैं बोलना चाह रहा हूं वो एक डायगोनल मैट्रिक्स है, तो क्या होगा? पहली बात, यहां पे m क्रॉस n होना चाहिए, लेकिन एक कंडीशन है कि इस केस में बाबू m और इक्वल n भी हो जाएगा, क्योंकि m बराबर n होगा तभी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। अब बात आता है डायगोनल मैट्रिक्स, तो बोलेंगे उस केस में फॉर एवरी Aij जो होगा वो कुछ इस तरीके से होगा कि अगर I की वैल्यू J के बराबर नहीं है, मतलब नॉन डायगोनल की बात कर रहा हूं। जब I बराबर J नहीं है तो उस केस में आपको एलिमेंट भरना है 0, और जब कभी भी I और इज इक्वल टू J होगा तो उसके जगह पे हम एनी नंबर रख सकते हैं। क्लियर है? एनी नंबर हम क्या कर सकते हैं बच्चा? रख सकते हैं। क्लियर है?
तो डायगोनल मैट्रिक्स थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। अगला, डायगोनल मैट्रिक्स का ही एक टाइप है कौन? स्केलर मैट्रिक्स। ध्यान से समझिएगा, डायगोनल मैट्रिक्स का ये एक टाइप है कौन? स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, और डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ स्केलर मैट्रिक्स इफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। मतलब डायगोनल मैट्रिक्स को ही हम स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे, बट डायगोनल एलिमेंट्स क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। मतलब अगर जो बात यहां पे लिखा गया है, बाबू ध्यान से समझेंगे, जो बात यहां पे लिखा गया है इसी को हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। तो यहां पर एक बात समझने की कोशिश करिए। देखिए यहां मेन टर्म क्या है? डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो डायगोनल एलिमेंट से जो है वो सेम होना चाहिए। जैसे ये डायगोनल एलिमेंट पे क्या लिखा है? यहाँ लिखा है 2, यहाँ लिखा है 3। तो ये अगर लिखा गया है नॉन डायगोनल तो 0 होना चाहिए, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स को ही हम बोल रहे हैं स्केलर मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स में तो नॉन डायगोनल 0 होता है, इसका मतलब इसमें जो कंडीशन है वो तो यहाँ रहेगा। बट एक कंडीशन है, क्या? जो ये डायगोनल पे एलिमेंट यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2, 5, 6 है, ये एलिमेंट हमेशा सेम होना चाहिए। इसका मतलब ये बात समझिएगा, इसको भी हम यहाँ पे लेकर आ रहे हैं, ध्यान सुनिए। अगर बात करें इन दोनों में, तो जो हम यहाँ पे लिखे हैं एनी नंबर हो सकता है, ये एनी नंबर नहीं, एक कांस्टेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक कांस्टेंट होना चाहिए। मतलब के होगा, के मतलब एक ऐसी वैल्यू होगी जो फिक्स होगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाली लाइन हमको क्या करना होगा? हटाना होगा, ठीक है। इसकी जगह पे हमेशा सेम नंबर हम रखेंगे। जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ रख रहे हैं 3, तो यहाँ रखना होगा 3, सेम नंबर। अगर यहाँ रख रहा हूँ -2, तो यहाँ भी -2 और यहाँ भी -2 रखेंगे। इन जनरल बड़ा इंपॉर्टेंट है। और एक बात समझ लेंगे कि यहाँ पर जो बातें ये लिख रहा हूं इन जनरल वाले में, तो यहाँ पे कुछ टर्म ऐसे हैं जहां पे आई बराबर अगर जे नहीं है, सुनिए, अगर इस बात को थोड़ा और करीब ला रहा हूं, देखिए अगर कहीं लिखा गया है आई इज नॉट इक्वल टू जे, इसका मतलब समझिएगा ये बात कर रहा है नॉन डायगोनल का, या बोले तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स की बात कर रहा है। क्लियर है? अच्छा, जहां पर बच्चे आई बराबर जे होगा तो समझ लीजिएगा ये डायगोनल एलिमेंट्स की बात कर रहा है, डायगोनल एलिमेंट्स की बात कर रहा है। क्लियर है? बात क्लियर है यहां तक? तो ये हो गया डायगोनल और ये हो गया आपका स्केलर मैट्रिक्स। इसमें बच्चे एक और इंपॉर्टेंट टर्म है, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। डायगोनल मैट्रिक्स हो या स्केलर मैट्रिक्स हो, डायगोनल मैट्रिक्स हो या स्केलर मैट्रिक्स हो, इसके बाद एक और है, कौन? वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। चलिए वहीं पे हम समझा देते हैं आपको। चाहे वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, चाहे डायगोनल मैट्रिक्स है, और चाहे आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसमें समझेंगे तीनों में एक कंडीशन वैलिड है। क्या? अगर बात करें बच्चे, यहां पे जो लिखा गया इसको कॉपी कर लें। जैसे अगर बात करें कि यहाँ पे आप लिख के आ रहे हैं अभी कि अगर डायगोनल स्केलर मैट्रिक्स है, ध्यान से समझिए, डायगोनल मैट्रिक्स में नॉन डायगोनल 0, डायगोनल पे कोई भी नंबर रख सकते हैं। स्केलर मैट्रिक्स में क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स ही है स्केलर मैट्रिक्स, बट जो डायगोनल पे हम कोई भी एलिमेंट रख सकते हैं, वहां पे हमें हमेशा एक इक्वल नंबर रखना है। क्लियर है? अच्छा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है? हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डेफिनेशन पढ़िए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या लिखेंगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एलिमेंट्स डायगोनल आर ऑल 1 एंड रेस्ट आर ऑल 0 इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बात जो है डायगोनल मैट्रिक्स, बात जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो जो डायगोनल है, जो स्केलर है वो डायगोनल बन सकता है, बट एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कि ये वाली बात जो है हमेशा इसमें सही होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चे? जो ये डायगोनल पे एलिमेंट हम फिक्स रख रहे हैं 3 स्केलर मैट्रिक्स में, ये -2 और -2, यहाँ हर जगह पे क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चे? 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे हम 1 1 1 1 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हम हमेशा क्या रखते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हमेशा हम 1 रखते हैं। इसको हम कभी कभी यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? यूनिट मैट्रिक्स। और जिससे डिनोट करते हैं बेटा इसको IN से। किससे डिनोट करते हैं? IN से। अब बात हमारा मेन जो है उसको समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वहां से क्वेश्चन पेपर में आता है। जैसे अगर बात करें हम, इंपॉर्टेंट है ये, अगर बात करें मिनिमम नंबर ऑफ जीरो, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज इन डायगोनल मैट्रिक्स या
चाहे वो डायगोनल मैट्रिक्स है, चलिए कहीं जगह लिख रहा हूं, डायगोनल मैट्रिक्स हो, चाहे आपका स्केलर मैट्रिक्स हो, चाहे आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, इनमें मिनिमम नंबर ऑफ जीरो पूछता है। जैसे अगर बात करें इसमें बेटा, इसमें नंबर ऑफ रो कितने हैं, यम है, और इसमें नंबर ऑफ कॉलम यन है, यम की वैल्यू कितना 3, यन की वैल्यू कितना 3, इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं पहले, तो नंबर ऑफ एलिमेंट आपका देखिए ध्यान से फार्मूला समझिएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं टोटल, इसमें टोटल अगर नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करें तो सेम है, अगर यहाँ यम है यहाँ पे यन है तो यम बराबर यन होगा, तो इसका मतलब यम इंटू यम हो जाएगा यम स्क्वायर, या यन स्क्वायर लिख सकता हूँ, इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट यन स्क्वायर हो गया, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो गया, यन स्क्वायर हो गया, जिसमें बच्चे ये डायगोनल को हम कभी जीरो रख नहीं सकते, मेन कंडीशन जो है हम इसको जीरो नहीं रख सकते, इसका मतलब जितना रो होगा उतना कॉलम होगा और उतने ही इस पे डायगोनल पे एलिमेंट होंगे, इसका मतलब उतने एलिमेंट को हम जीरो न करें तो ठीक है, क्योंकि हमें मिनिमम नंबर ऑफ जीरो करना है। अच्छा, इसके बाद बच्चे यहाँ पे ध्यान दें, तो ये जो है ऐसा कुछ ट्रायंगल टाइप में बन रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ ट्रायंगल टाइप में बन रहा है, तो जितने एलिमेंट इधर होंगे इतने एलिमेंट इधर होंगे, तो यन स्क्वायर हो गया क्या, ये यन स्क्वायर माइनस यन क्या हो गया, ये हो गया टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो नॉन डायगोनल पे है, ये नॉन डायगोनल, ये नॉन डायगोनल, डायगोनल को हमने हटा दिया, ये कौन सा एलिमेंट है डायगोनल वाला, ये कौन सा एलिमेंट है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, ठीक है, तो ये हो जाएगा मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज इन डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। रही बात बच्चे, इसको हम क्या करते हैं बच्चे, यहाँ पे चलिए इसको कॉपी कर लेते हैं, यहां समझिए, समझिएगा, ये यहां पे कर देता हूं, थोड़ा छोटा करूंगा, ठीक है, समझने की कोशिश करिए। जो डायगोनल पे एलिमेंट इसमें होता है बच्चे वो कितना होता है, 1 होता है, इसका मतलब यहाँ पे हम 1 रख देंगे, बाकी ये चीज है, ठीक है। अब बात है बच्चे जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स क्या है, जीरो मैट्रिक्स में कहा जाता है, जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स या वाइड मैट्रिक्स बोला जाता है, जिसमें सभी एलिमेंट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए या नल होना चाहिए, इसका मतलब सभी एलिमेंट को हमको क्या करना होगा, जीरो करना होगा। इसका मतलब यह हुआ कि जो ये मैट्रिक्स लिखा गया है, जो मैट्रिक्स यहाँ लिखा गया है बाबू, इसी को हम क्या बोल सकते हैं, डायगोनल, आपको इसमें बोल सकता हूं जीरो मैट्रिक्स, बस एक कंडीशन क्या है कि इसके सभी एलिमेंट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, मतलब जो भी एलिमेंट है उसको क्या कर दें हम, जीरो कर दें, सभी एलिमेंट को जीरो कर दें। इसीलिए इस जीरो मैट्रिक्स को हम डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाई ओ से, क्योंकि सभी एलिमेंट जीरो होता है। अगला, अगर बात करें कि कोई एक मैट्रिक्स मान लीजिए बी हम बना रहे हैं, जिसमें हम 0 0 0 0 0 0 सभी एलिमेंट कर दीजिए, तो ये भी क्या है, एक जीरो मैट्रिक्स है। इसमें एक चीज हम दिखाना चाह रहे हैं कि ये जरूरी नहीं है कि जीरो मैट्रिक्स का रो और कॉलम सेम हो, जैसे इसमें कितने रो हैं 3, कॉलम कितने हैं इसमें 2, तो इसका मतलब ये यम है और ये क्या है, यन है, इस केस में यम बराबर यन हो भी सकता है, हो जाएगा तो स्क्वायर मैट्रिक्स, नहीं हुआ तो वो कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा, आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। क्लियर है, ये बात कंफर्म है, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला है बच्चे टाइप्स ऑफ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अभी हमने बताया क्या, यहाँ पे बच्चे ट्रायंगल कुछ बन रहा होगा, इधर ट्रायंगल इधर ट्रायंगल, इसी ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं। अगर टाइप्स आप बात करें कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या बोला जाता है कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में स्क्वायर मैट्रिक्स, क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स have all the प्रिंसिपल डायगोनल या डायगोनल एलिमेंट्स, ऐसे लिखेंगे, रुक जाइए इसका डिफिनेशन सही कर दिया जाए। इसमें होता क्या है, एक बार डिफिनेशन इसका सही करते हैं। इसमें बोला जाता है कि a square matrix in which all elements below the principal axis, all a square matrix में all the elements below the principal diagonal are 0। मतलब अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है
और स्क्वायर मैट्रिक्स में एक प्रिंसिपल डायगोनल होगा, उस प्रिंसिपल डायगोनल के जो नीचे वाला पार्ट होगा बच्चे उसको क्या कर देंगे हम लोग, जीरो कर देंगे। क्या कर देंगे हम लोग, उसको हम लोग जीरो कर देंगे। ठीक है, उसको क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। जैसे अगर एग्जाम्पल की हम बात करें, एग्जाम्पल की हम बात करें तो जैसे मान लीजिए कोई एक मैट्रिक्स हम ले लिए ए है, क्योंकि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स का टाइप है, तो इसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम बराबर होना चाहिए। तो जैसे अगर बात किया जाए तो यहाँ एलिमेंट रखा जाएगा 5 6 3 0 0 0 0 3 5 2। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम रखने के लिए कुछ और भी रख सकते थे, 7 -3 2। ठीक है, बात समझिएगा। तो देखिए जितने रो उतने कॉलम है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। बात अगर करें तो यहां बोला गया कि बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल, डायगोनल कौन है, डायगोनल आपका ये हो गया, आपका ये हो गया डायगोनल। डायगोनल में बोला है कि बिलो सभी एलिमेंट को जीरो करेंगे, कौन सा, जहां बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल डायगोनल के जस्ट नीचे वाला एलिमेंट को क्या करता है, जीरो करना है। इसका मतलब ये वाला पार्ट कौन सा रहेगा, ये जीरो रहेगा। क्या रहेगा, हमेशा इसमें जीरो रहेगा। यहाँ जीरो 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 भर देंगे। तो जब यहाँ पे जीरो भर दिए तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ट्रायंगल न्यूमेरिकल वैल्यू वाला एक ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला पार्ट जीरो होना चाहिए। अच्छा, इस केस में अगर एड्रेस हम बात करें, यहाँ का एड्रेस क्या है, यहाँ की एड्रेस क्या है, यहाँ हो जाएगा आपका A11, यहाँ हो जाएगा A12, यहाँ A13, यहाँ हो जाएगा A21, यहाँ हो जाएगा A22, ये हो जाएगा आपका A23, यहाँ हो जाएगा A31, A32 और ये हो जाएगा आपका A33। बात समझिए, एलिमेंट कौन जीरो हुआ, जहां आई की वैल्यू जे से क्या है, बड़ा है। तो इसका मतलब मैं इन जनरल ये बात मैं लिख सकता हूं, इन जनरल ये बात मैं लिख सकता हूं, ध्यान से सुनेंगे, इन जनरल ये बात मैं लिख सकता हूं। कौन सा बात लिख सकता हूं बाबू, ये बात लिख सकता हूं, कौन सा, इन जनरल वाला, कि अगर कोई मैट्रिक्स है, ध्यान से सुनिए, ये वाला क्राइटेरिया तो सेम रहेगा, m बराबर n है, इसका मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है। ए आई जे कैसे भरेंगे, तो बोला गया है यहाँ पे कि जब भी नॉन डायगोनल एलिमेंट होगा तो ये सब क्राइटेरिया हम हटा रहे हैं। देखिए कैसे हटा रहे हैं, अगर m की वैल्यू, किसको जीरो करेंगे, तो यहाँ पे कंडीशन दिया गया है कि जहां पर i की वैल्यू j से क्या हो जाए, बड़ा हो जाए। i बराबर j अगर यहाँ पे है तो जीरो कर देंगे फॉर एवरी i की वैल्यू जब जब j से बड़ा होगा, तब तब हम क्या कर देंगे, इसको जीरो के बराबर कर देंगे। अच्छा, यही डिफिनेशन बाबू सेम चलता किसमें है, तो वो चलता है आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में यहाँ पे बोला है बिलो, तो ये हो जाता है एबव, क्या हो जाता है, ये एबव हो जाता है, तो यहाँ हो जाता है ABOVE, एबव द प्रिंसिपल डायगोनल क्या होगा, एलिमेंट जीरो होगा। अच्छा, अगर एलिमेंट, अगर यही बात करूं, यहाँ पे इसको हटाकर यहाँ रखना चाहूं तो रख सकता हूं कैसे, अगर यहाँ पे बात किया जाए तो जो एलिमेंट होगा, देखिए उसको रखेंगे कैसे, बिलो एबव द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट जीरो करेंगे। इसका मतलब उस केस में तब ये वाला एलिमेंट क्या हो जाएगा, जीरो जीरो हो जाएगा। तो ये जीरो 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 होगा, और ये वाला जो एलिमेंट होगा ये जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो हम इन जनरल मान के चलते हैं, यहाँ पे कोई नंबर रख देते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई नंबर रखें तो 6 है, माइनस का 6 है, फिर माइनस का 2 है और माइनस का 3, प्लस का 3 रख देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए नीचे क्या बनेगा, एक डायगोनल बनता हुआ, एक ट्रायंगल बनता हुआ नजर आएगा, यहाँ पे ट्रायंगल बनता हुआ नजर आएगा। अच्छा, जीरो कहाँ हुआ, जीरो वहां हुआ जहां पर आई की वैल्यू क्या है, जे से छोटा है। तो इन जनरल यहाँ पे बात मैं ये लिख सकता हूं, इस बात को मैं लिख सकता हूं कैसे, कि तब हम जीरो रखेंगे जब कभी भी आई की वैल्यू क्या हो जाए, जे से बड़ा हो जाए। क्लियर है, ये हो जाएगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसमें एक कंसेप्ट है, इसमें कंसेप्ट है, एक नोट लगा के लिखेंगे ये बात। नोट में देखिए मिनिमम नंबर ऑफ जीरो अभी जस्ट इधर बताया हूं डायगोनल मैट्रिक्स में, डायगोनल मैट्रिक्स में, और इसको कॉपी पेस्ट करता हूं, डायगोनल मैट्रिक्स में और स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। ठीक है, और यहां क्या होता है, तो यहां क्या होता है, यहां पर
ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, थोड़ा बात समझिएगा। अपर ट्रायंगुलर नंबर ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज इन, ये बात सब हटाते हैं और यहाँ पे फार्मूले को सही करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। पहली बात मिनिमम नंबर ऑफ जीरो इन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में बात कर रहा हूं। ध्यान से सुनिए। स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका मतलब जितने रो उतने कॉलम होंगे, इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट टोटल हो जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स में n स्क्वायर, अगर उस मैट्रिक्स का ऑर्डर n है। अच्छा, उसमें जो है डायगोनल पे जीरो कर नहीं सकते तो डायगोनल हटा दीजिए। अच्छा, इसमें दो पार्ट बन रहा है, एक ऊपर एक नीचे। तो देखिए ऊपर अगर जीरो करते हैं तो नीचे ट्रायंगल बनेगा, और ऊपर ट्रायंगल बनता है तो नीचे जीरो करेंगे। इसका मतलब कोई भी दो पार्ट, मतलब इसका आधा आधा कर देंगे तो ये हो जाएगा मिनिमम नंबर ऑफ जीरो इन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये है आपका मिनिमम नंबर ऑफ जीरो। नेक्स्ट बढ़ेंगे बच्चे, अगला इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस काफी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, ठीक है, बोर्ड के लिए काफी ये इंपॉर्टेंट है। तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है? दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल कब होते हैं? जब पहली बात वो दोनों मैट्रिक्स में ऑर्डर सेम होना चाहिए, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। यहां बोला है दे हैव सेम ऑर्डर एंड ईच एलिमेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू करेस्पॉन्डिंग टू द एलिमेंट ऑफ बी। मतलब ए के जिस एलिमेंट को उठा रहे हो उसके करेस्पॉन्डिंग बी वाले एलिमेंट का भी क्या होना चाहिए? एलिमेंट सेम होना चाहिए। एग्जांपल क्या है? एग्जांपल का क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी का, क्या है? एग्जांपल नंबर 4। इफ एग्जांपल्स 4 है, क्या है? एग्जांपल्स 4 है। इफ ये मैट्रिक्स इक्वल है इस मैट्रिक्स से, फाइंड करना है वैल्यू ऑफ ए बी सी एक्स वाई जेड, सभी की वैल्यू फाइंड करना। ध्यान से सुनिए। पहली बात, सबसे पहले हमें ए की वैल्यू चाहिए। ए देखिए है कहां पे? इसमें कहां ए है? यहाँ ए माइनस वन है, ए माइनस वन है। तो ए माइनस वन कहां है? तो ए माइनस वन जो है इसके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, ये दूसर का रो, दूसर का कॉलम, यहाँ दूसर का रो कितना है? माइनस का 3। इसका मतलब ये हो जाएगा a इज इक्वल टू माइनस का 3 और प्लस 1। a इज इक्वल टू कितना हो गया? 2। तो पहला आंसर हमें a की वैल्यू आ गया। हमें चाहिए अगला वैल्यू b। b देखिए कहाँ है? यहाँ है b। कहाँ है बच्चे? b यहाँ पे है। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा b माइनस 3 इज इक्वल टू, यहाँ कितना है? 2b और प्लस 4। इस 2b को इधर लाइए तो b माइनस 2b इज इक्वल टू 4 और ये हो जाएगा प्लस का 3। ये हो जाएगा कितना? माइनस का b इज इक्वल टू 7 और ये b इज इक्वल टू हो जाएगा कितना? माइनस का 7। ये दूसरा आंसर हो गया। क्लियर है? ये दूसरा आंसर हो गया। ठीक, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट, चलिए आगे। बढ़ा जाए आगे। देखिए अगला हमें चाहिए, ए की वैल्यू निकल गया, बी की वैल्यू आ गया, सी की वैल्यू कहाँ है? सी इसमें कहाँ है? सी इसमें देखिए कहीं है, यहाँ पे, और सी जहाँ है यहाँ पे इसके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट 0 है। इसका मतलब 2c प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2c प्लस 2 इक्वल 0। तो ये हो जाएगा 2c इज इक्वल टू माइनस का 2 और c इज इक्वल टू माइनस का 2/2। इसका मतलब c की वैल्यू कितना आएगा? माइनस का 1। c हो गया। अगला चाहिए x की वैल्यू। x कहाँ है? यहाँ पे। x कितना है? यहाँ पे देखिए x प्लस 3 और प्लस यहाँ पे x प्लस 3 जहाँ है पहला एलिमेंट है, यहाँ पहला एलिमेंट क्या है? 0। इसका मतलब x इज इक्वल टू कितना आ गया? माइनस का 3। क्लियर? माइनस का 3। आगे बढ़ा जाए। अगला क्या चाहिए हमें? x हो गया। उसके बाद अगले x की जगह पे y चाहिए। y यहाँ है, y यहाँ है, तो y दोनों कंपेयर कर दीजिए। तो यहाँ मिलेगा कितना? मिलेगा 2y और माइनस 7 इज इक्वल टू, यहाँ कितना है? 3y और माइनस का 2। इसका मतलब 3y को अगर इधर लाएं तो मिलेगा 2y और माइनस 3y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस का 2 और ये हो जाएगा प्लस का 7। यहाँ कितना आएगा? माइनस का y, ये हो जाएगा कितना? 5 और y इज इक्वल टू कितना हो गया? माइनस का 5। y भी हो गया। अगला क्या चाहिए बच्चे? अगला चाहिए हमें z। अगला क्या चाहिए? z चाहिए। तो z कहाँ होगा? देखिए z कहाँ है? तो z यहाँ पे है। z क्या है? यहाँ पे है। तो z हो जाएगा कितना?
कितना है, तो ये है z और प्लस 4 और इसके करस्पॉन्डिंग लिमिट कितना है 6 है। इसका मतलब z इज इक्वल हो जाएगा 6 माइनस 4, z इज इक्वल कितना होगा 2 हो गया। कितना हो गया 2 हो गया। तो ये हो जाएगा इसका इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस के ऊपर क्वेश्चन, एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, ये इसका क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में सॉल्व करके आंसर देंगे, ठीक है। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस में क्या करेंगे, ध्यान से सुन लीजिए, कॉन्सेप्ट हम कुछ बता दे रहे हैं। इसका कंपेयर कर देंगे इससे, इसका कंपेयर कर देंगे इससे, इसका कंपेयर कर देंगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इससे, और इसका कंपेयर कर देंगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इससे। क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का आप कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, ये रहेगा आपका HW। और बच्चे आज के लिए बस इतना ही, और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा प्यार दीजिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करिए। और हम ऐसे ही एनसीईआरटी के एग्जाम्पल के साथ कंसेप्ट के साथ ही साथ एक्सरसाइज के प्रत्येक एक एक क्वेश्चन हम कराएंगे। तो चैनल से जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।